नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने 8वां एपिसोड लेकर आए हैं। क्या बंगाल बांग्लादेश बन रहा है? जी हां, बांग्लादेश भी शर्मा जाए। ऐसी एट्रोसिटीज, ऐसे अत्याचार और ऐसी घटनाएं लगातार बंगाल में घट रही है। ममता बनर्जी तो दूर, हिंदुस्तान का कोई मीडिया इसको दिखाने को तैयार नहीं है। और इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आते हैं, क्योंकि मुद्दा बंगाल का नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान का है। और अगर हमने इसको नजरअंदाज किया तो हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को हमको खोना पड़ेगा। मैं बड़े सावधानी के साथ, दुखद है लेकिन बड़े सावधानी के साथ ये कह रहा हूं कि हमको खोना पड़ेगा। बहुत लंबा पुराना इतिहास नहीं है जब हम ऐसे हमारे भूभाग को खो चुके। और इसलिए आज के बिंदास में बंगाल से और देश के अन्य हिस्सों से कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में आप भी कॉल पर, स्काइप पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कि आखिर बांग्लादेश बनते बंगाल को कैसे बचाया जाए। मुद्दा ममता बनर्जी नोटबंदी पर चिल्ला रही हैं। सेना के रूटीन अभ्यास पर बंगाल में ममता धरने पर बैठ जाती हैं, लेकिन बंगाल में जलते हिंदुओं के घर पर ममता चुप रहती हैं। बंगाल में भीड़ मंदिरों को तोड़ती है, हिंदुओं के घरों में बम फेंकती है। पुलिस प्रशासन 5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हां, आज ऐसा ही हो रहा है ममता के बंगाल में। बंगाल अब हिंदुओं के लिए पाकिस्तान की तरह हो गया है। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, वैसे ही अब बंगाल में हो रहा है हिंदुओं के साथ। यही नहीं, ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं पर होती हिंसा को भी बर्दाश्त करती हैं। अभी कोलकाता से 25 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में हिंदुओं के घरों को भीड़ ने जला दिया। जुलूस में भड़की हिंसा अपने रास्ते में आने वाले मंदिरों में तोड़फोड़ करती है। जुलूस में आए उपद्रवी अचानक हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। हिंदुओं के घरों में चुन चुन कर बम फेंके जाते हैं। हिंदू भय के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं अब हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, ममता सरकार तो किसी तरह की हिंसा होने की बात ही नहीं मान रही, जबकि प्रशासन ने धूलागढ़ में धारा 144 लगाई हुई है। फिर ममता सरकार हिंसा की बात को मानने से इनकार क्यों कर रही है? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या हिंदुओं की आस्था नहीं है? क्या हिंदुओं पर होने वाली हिंसा नहीं है? क्या हिंदुओं के घरों को जलाना और लूटना अपराध नहीं है ममता के लिए? जी हां, लग तो ऐसा ही रहा है। ममता प्रशासन ने अभी तक दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं करके ये संदेश दे दिया है देश को कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी हिंसा से। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि अब बंगाल को बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो सुदर्शन पर आप कई बार ये चीजें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बंगाल में कब क्या हुआ था। देखिए, हिंदुओं के लिए नरक बनने लगा है अब बंगाल। कोलकाता के पास धूलागढ़ में सांप्रदायिक हिंसा, जहां दंगाइयों ने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों, मंदिरों में बम फेंके। धूलागढ़ में 12 से 15 दिसंबर को सांप्रदायिक हिंसा हुई। यही नहीं, कोलकाता से केवल 28 किलोमीटर दूर हिंसाग्रस्त धूलागढ़। यहां 13 से 15 दिसंबर तक लगातार बम फेंके गए। दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों, मंदिरों में तोड़फोड़ करके उन्हें तहस नहस कर दिया।
धूलागढ़ में हिंसा के बाद हिंदू अपने घरों को छोड़कर भाग गए। दंगाइयों पर बंगाल में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोटबंदी पर चिल्लाने वाली ममता हिंदुओं पर हुई हिंसा पर चुप हैं। वोट बैंक के लिए ममता को हिंसा भी मंजूर है। दादरी हेडलाइन बन जाती है, जबकि बंगाल की हिंसा को छुपाया जाता है। तेरह दिसंबर को जुलूस निकल रहा था। धूलागढ़ की कुल जनसंख्या 23,740 है। यहां हिंदुओं की जनसंख्या 11,880 है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 11,832 है। दोनों संप्रदाय लगभग बराबर हैं, लेकिन फिर भी हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ है वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ है सुब्रत मुखर्जी, साथ में हमारे साथ है संतोष जी, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ तपन घोष जी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ थोड़ी देर में और भी लोग बंगाल से और देश के अन्य हिस्सों से और खास करके दुनिया के भी कुछ हिस्सों से जुड़कर इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, देखिए सूरज जी, ये बड़ा विचारणीय विषय है कि जहाँ जहाँ जब जब हिंदू घटा देश बटा, इस बात को मैं अनेक वर्षों से कहता चला रहा हूँ। और ये जो बंगाल की घटनाएं हैं, ये अपने आप में साफ साफ जाहिर कर रही हैं। जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े आपने बताए कि यहाँ पर लगभग आधी आधी आबादी हिंदू मुसलमानों की है। जहाँ आधी हो जाती है तब ये स्थिति है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो क्या स्थिति होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ इनकी आबादी 25% को क्रॉस कर जाती है, वहाँ पर हिंदुओं को जीना दूभर हो जाता है। जहाँ ये परसेंटेज और क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद इनके मारपीट और जो है वो धर्मांतरण और बुरी तरह से व्यभिचार और ये इस तरह की बातें हिंदू पलायन को मजबूर हो जाता है। आज वही स्थिति कमोवेश कोलकाता की के आसपास के इलाकों की और पूरे पश्चिम बंगाल की बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल के लगभग 40 जिले ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बहुल होते चले जा रहे हैं, और जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो है वो जो मदरसे हैं वो कुकुरमुत्तों की तरह पल रहे हैं। बिल्कुल, हम इस एक एक मुद्दे पर बहस करेंगे। हाँ, क्योंकि ये मुद्दा केवल उल्लेख करने के नहीं है, ये हर मुद्दा परिणाम कारक है और उन्हीं ने बंगाल को बांग्लादेश बनाने की दिशा में गति दी। हमारे साथ सुब्रत मुखर्जी है। सुब्रत जी, हाँ बोलिए। सुब्रत जी की आवाज शायद चलिए, हम तब तक संतोष उपाध्याय जी की तरफ चलते हैं। शायद सुब्रत जी की आवाज में तकनीकी कमी है। हम संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष उपाध्याय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया बोलिए। नमस्कार सुरेश। हाँ, दरअसल ये जो घटना घटी है ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये पूरी प्लानिंग करके ये की गई है। ये 3 किलोमीटर के एरिया में आज जो है वहाँ पे हिंदू वहाँ से भाग चुके हैं, या तो कुछ भागने की तैयारी में। 3 किलोमीटर की एरिया, ये शुरुआत होती है पुराना चौरस्ता धूलागढ़ से, जहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, और ये जयरामपुर तक ये घटना घटी है। और ये घटना प्रायोजित इसलिए थी क्योंकि अभी हम लोगों ने जितनी भी घटनाएं इधर देखी हैं, जितनी भी घटनाएं दंगा की घट रही है, राइट की घटना घट रही है, वहाँ पे बाहर के लोग, जब भी कोई जुलूस निकलता है उसमें बाहर के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और वो लूटपाट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, बमबाजी करते हैं, घरों को जलाते हैं, मंदिरों को जलाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोकल अगर व्यक्ति वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा तो लोकल जो
वहाँ का जनमानस है वो तो देख लेगा, उनको पहचान लेगा। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटजी भी चल रहा है। अच्छा, ये चीज आप देखें कि 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से ये घटना शुरुआत हुई है और 10:30 बजे से ये शुरू हुई है और ये घटना केवल एक जगह पे नहीं हुई है, ये 3-4 गांव में हुई है। ये घटना 3-4 गांव का एरिया है, वो 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो 3-4 गांव में हुई है ये घटना। इसमें पुलिस तक को 3 घंटे तक अंदर जाने का कोई अंदर पुलिस जा नहीं पाई। 3-4 घंटे तक पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रह गई। यहाँ तक कि रैफ के जो जवान आए थे वो भी घायल हुए हैं, जो कि दिखाया नहीं जा रहा है। बहुत सारी चीजों को छुपाया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे कारण हम ही लोग हैं और कोई नहीं है इसके पीछे कारण। और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये मिलादुल नबी के मौके पर ये घटना हुई। ये प्रोसेसन निकल रहा था और इन लोगों का आरोप है कि जो है इन लोगों ने पत्थर मारा। हिंदुओं की तो हिम्मत ही नहीं है वहां के स्थानीय नागरिकों की, वो एक पत्थर चला दें या किसी प्रकार की ऐसी घटना बहाना निकाला गया। जी जी, ठीक है, सुब्रत जी के पास चलते हैं। सुब्रत जी, नमस्कार। हाँ, मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देता हूं, इसलिए पहली बार कोई न्यूज चैनल बंगाल के बारे में पूछ रहा है। हम तो 8वां एपिसोड कर रहे हैं। चलिए, शायद सुब्रत जी से बंगाल की स्थिति ही आप समझ सकते हैं। स्काइप की भी वही स्थिति है, इंटरनेट की भी वही स्थिति है जो वहाँ के समाज जीवन की, और इसलिए लोग जुड़ना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कई लोगों को तो टारगेट करके भी कट किया जा रहा होगा, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, लेकिन विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, हमने देखा कि बंगाल में कम्युनिस्टों का जब शासन था यही स्थिति थी। ममता को लाने के पीछे लोगों के मन में एक बड़ा कारण यह भी था कि ममता बनर्जी कम्युनिस्टों का बांग्लादेशी प्रेम को छोड़कर कम से कम राष्ट्रवाद, नहीं हिंदुत्व तो राष्ट्रवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ करेगी। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी वही कर रही है। निश्चित रूप से ये वास्तव में जब दीदी चुन करके आई थी तो लोगों ने चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी बहुत उत्साह दिखाया था। और आपको याद होगा सूर्य जी कि बहुत लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी ज़बरदस्त कि कम से कम एक ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का गढ़ जो है ना वो धराशायी हो गया कि अब जो कम से कम वो तो नहीं आने वाला। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये ममता दीदी भी उसी राह पर चल पड़ेंगी, बल्कि उससे खतरनाक रहा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा। जो कांग्रेस चल रही थी पिछले 60 वर्षों से, उससे भी ज़्यादा बदतर रहा। वो आज वो ले चुकी हैं। देखिए, राजनीति में सूरज जी एक दूसरे का विरोध प्रतिरोध ये तो सब चलता रहता है। मैं कहता हूँ आप बीजेपी का कटाक्ष करिए, बीजेपी आपकी करे और कोई करे, कांग्रेस से किसी का कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन कम से कम भोली वाली जनता तो सारे मुख्यमंत्री पूरी जनता का है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो स्थिति ऐसी बन रही है जैसे कि ये जो है ना हिंदुओं के मुख्यमंत्री ने होकर के सिर्फ मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं। यही ममता है जिसने पार्लियामेंट में कहा था कि गौ मांस खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बताओ, ये ममता बनर्जी अपने आप को ब्राह्मण कहती है, बताओ, और गौ मांस खाने के अधिकार को अपनी पहली प्राथमिकता बताती है। बताओ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। एक और बात है सूर्य जी, इसमें देखिए जरा, ये बात एक अभी सामने आई कि भाई ये जो 13 तारीख को जो घटना घटी है वो ईद मिलादुल नबी के मौके पर थी। आप देखिए कि ईद मिलादुल नबी 12 तारीख की थी, आपको याद होगा। 12 तारीख के होने के बावजूद ये घटना 13 तारीख को कैसे घटी, ये बड़ा विचारी बिंदु है। 12 तारीख को इनका कार्यक्रम था, ये फंक्शन था, इनका जो उत्सव था, और ये 13 तारीख को उन्होंने जानबूझ के जुलूस निकाला, क्योंकि 13 तारीख को पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पर बड़े पैमाने पर लोग हिंदू जो है ना जी अपने पूजा पाठ करते हैं, कई सारे आयोजन करते हैं। जानबूझ करके उनको टारगेट करने के लिए प्री प्लान्ड था इनका कि हम जुलूस निकालेंगे, लोग छोटा मोटा विरोध करेंगे या उनको डिस्टर्ब करेंगे। बहुत बड़े बड़े डीजे लेकर चल रहे थे लोग। ये सारे जो वीडियो आए हैं उनसे सब सामने नजर आ रहा है कि भाई किस तरह से बहुत बुरी तरह से फूहड़पन में ये लोग चलते हैं। वैसे भी देखिए, आपने देखा होगा, इसके अलावा भी आप देखिए मुहर्रम का जुलूस हो या और वो, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक मुस्लिम त्यौहार बता दीजिए ईद के दिन भी जहाँ पर कोई उत्पात न मचा हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ कहते हो कि भाई नहीं, किसी कोई उसका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आखिरकार किसी को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये क्रिमिनलाइजेशन वहीं से क्यों शुरू होता है? आखिर यही त्योहार अगर उसका लिंक बनते हैं तो सवाल पूछना तो लाजमी है। बिल्कुल, सुब्रत जी।
देखिए, विनोद जी मैं एक बंगाल बार में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। नहीं, सुब्रत जी से बात स्थिति करते हैं। गंभीर है। विश्व हिंदू परिषद के यहाँ लोग पे या स्थानीय जो बर्धमान जिला है, हिंदूवादी संगठन है, वहाँ पे हिंदू सम्मति संतोष को जी, आप छोड़ रुकिए। दीजिए। सुब्रत जी बोल रहे हैं, हेलो, बोलिए बोलिए। वहाँ पे वर्धमान में टीएमसी का ऑफिस का नीचे बांग्लादेश में जो जंगी संगठन का वहाँ कोई करने नहीं देता है, वर्धमान में आके वो लोग यहाँ बम बनाने के लिए रॉकेट लॉन्चर बना रहा है और पूरा बंगाल को घेर लिया है। यहाँ पे रहना मुश्किल है हिंदुओं के लिए। अभी बहुत सब आतंकित है। बांग्लादेश से सब भाग के पश्चिम बंगाल में आया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को वेस्ट बंगाल इसलिए बनाए थे जो हिंदू बंगाली के लिए ये स्थान सुरक्षित है। लेकिन आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वेस्ट बंगाल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सभी मिलके अभी ऐसा स्थिति पैदा किया जो हमारा पीछे पूजा का टाइम में जो विसर्जन हुआ था दुर्गा उसमें तोड़ फोड़ किया गया, विसर्जन करने के लिए नहीं दिया गया और पूरा तरह से राष्ट्रवादी संतास यहाँ चल रहा है। यहाँ पे इमाम बोल रहा है जो यहाँ पत्थर मार के किसी को मार दो, बीजेपी प्रेसिडेंट को, चाहे कोई भी दल का प्रेसिडेंट है। ये मुस्लिम कंट्री में भी ऐसा नहीं होता है जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। बिल्कुल। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दुर्गा पूजा के बाद से कितनी घटनाएं घट चुकी हैं और ये सारी घटनाएं अनरिपोर्टेड है। मुर्शिदाबाद, मानिक आंदुल, अरगोरी गांव, मानिकपुर, बेलतला, चंदन नगर, हाजी नगर, कलबेरिया, मालदा, बल्लभपुर घाट, खड़गपुर, हरबा विलेज, ऋषिपाड़ा, आरोपुर, रजुआ विलेज, ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पे इतनी भयंकर घटनाएं घटी हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी हमारा NHRC क्या कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है। वो तो एक घटना घटती है मुजफ्फरनगर में और सब ऐसा उधम मचाते हैं कि बात पूरे विश्व में उजागर हो जाता है। इस तरह की घट रही है। कहाँ पे हैं ये लोग? हमारे हिंदू संगठन भी कहाँ पे हैं? ह्यूमन राइट कहीं पर आतंकवादी मारा जाएगा तो पहले वहां पहुंचे, वहां जाएगा। देखिए संतोष जी, मैं एक बात बताऊं आपको, संगठन भी क्या कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक जो अभी ये घटनाएं, अभी और भी कई घटनाएं, ये जो 13 तारीख के बाद से ये केवल एक ही जगह नहीं हुआ है। एक और स्थानीय जो है सामाजिक कार्यकर्ता है संजय कुमार जी, वो भी जुड़ना चाह रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि किस और कहाँ पे ये घटनाएं, किस तरीके की घटनाएं हुई हैं 13 तारीख के बाद। ये कोई ये साधारण नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े, उनके पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। अरे हम बोल रहे हैं बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ना, हाँ, वो मुस्लिम आदमी है। ये तो ममता बनर्जी नाम है उसका। लेकिन बनर्जी नहीं है, मुस्लिम है। उसको तो मुस्लिम का साथ शादी हुआ, इसीलिए मुस्लिम लोग को आरक्षण दे रहा है, हिंदू लोग को मार देता है। आप ऐसा कहेंगे तो आपको बंगाल से उठा के फेंक देगी ममता दीदी जेल में। तो वो आप सुदर्शन चैनल में बोल दीजिए ना अभी। इसलिए आपका लाइव में हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। आखिर ममता दीदी ये सोचे कि उनके राज्य के लोग जो उनको दीदी कहते थे, जिनमें वो कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ किसी एक योद्धा को देखते थे, आज उनमें दुश्मन क्यों दिख रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, ये जो ममता बनर्जी है ये देशद्रोही है। इस टाइप के नेता जो एक कम्युनिटी को खास तौर से एंगेज करते हैं, इंगित करते हैं, वो देशद्रोही है। ये ममता बनर्जी हुई, मायावती हुई और ये यादव चलिए आप यादव। ये इन सब लोगों को सोचना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रकार की भाषा टीवी पर बोलनी चाहिए क्या, लेकिन जो ग्राउंड पर हो रहा है उसकी कहीं तो प्रतिक्रिया निकलेगी ना। और वो प्रतिक्रिया अगर बिंदास बोल से निकलती है तो इसको अन्यथा ने लेकर समाज के मन के प्रतिबिंब को देखना, समझना और उसके ऊपर रिएक्ट करना जरूरी है। हमारे साथ जो 3 गेस्ट जुड़े हैं, इसके साथ और भी गेस्ट कुछ फोनों पे जुड़ेंगे, कुछ स्काइप पे जुड़ेंगे और कुछ लोग हमारे साथ
और आने वाले समय में जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ जो बंसल जी जुड़े हुए, विनोद जी, ऐसे समय में कुछ लोगों का ये सवाल बनता है कि आखिर बाकी राज्यों के लोग वहां जाकर अगर मदद नहीं करेंगे, जैसे कि जो दंगाई है वो अन्य अन्य दूसरे शहरों से आए, वैसे अभी बंगाल के लोग बता रहे हैं, तो क्यों नहीं बाकी राज्यों के लोग जाकर वहां पर मदद करते? नहीं, बात आपने बड़ी गंभीर उठाई है सुरेश जी। वास्तव में जैसे अभी संतोष जी ने भी बोला था कि भाई आखिरकार हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको अपडेट के लिए, कि विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा अभी एक डेलीगेशन जो है ना, एक हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ के राज्यपाल से मिला था। आपको पता है कि मुख्यमंत्री से मिलने का तो कोई लाभ है नहीं, राज्यपाल से मिलने का भी कोई विशेष लाभ होगा ऐसा लगता नहीं। है? ठीक है, मैं कहता हूँ राज्यपाल से मिले, हमने उसके बाद बाकायदा केंद्र में भी ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार से भी मांग किया, भैया इसमें हस्तक्षेप करिए, क्योंकि स्थिति हिंदुओं की बड़ी भयावह होती चली जा रही है। और वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई हिंदुओं को सुनने वाला है ही नहीं, और एक तरफा राज्य चल रहा है, उनकी पैरेलल मिनिस्ट्री चल रही है उन मुसलमानों की और अतवादियों की, आतंकवादियों की। आखिरकार जो बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, वो सारा जो गौ हत्या को लेकर के जो मामला चल रहा है, उसी गौ मांस का व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है वहां पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो ऐसी सब स्थितियों में, परिस्थितियों में, और जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं ये कहती हूँ संसद में कि साहब मैं तो गौमांस के बिना रह नहीं सकती, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? मेरा संवैधानिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देखिए, ऐसी स्थिति में जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात सोचती और वो भी केंद्र में मंत्री रहते हुए अटल जी के सरकार में कहा था, बताओ। तो ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे लोगों से वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और वास्तविकता देखी जाए तो अब जो है हिंदुओं को पलायन नहीं, पराक्रम करने की जरूरत है। अब इस बात को लेकर लेकिन ऐसा अभी कहीं देखा नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य से ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास भी नहीं आई कि पलायन के बजाय पराक्रम हुआ। पता नहीं, ये दुखद है लेकिन सच है। आखिर क्यों अब मालदा से पलायन हो रहा है, दादरी से पलायन हो रहा है, अब इधर उत्तर प्रदेश के कितने नाम गिनाऊं? देश के 1000 लोकेशन पर हमने कार्यक्रम किया था कि 1000 लोकेशन मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, और इसमें से 500 से ज्यादा लोकेशन ऐसे जहां पर पुलिस नहीं जा सकते हो, 100 लोकेशन ऐसे होंगे जहां पर मिलिट्री जाने के लिए भी साहस की जरूरत है। नहीं, अब बताइए। ये वास्तव में बड़ी गंभीर स्थितियां बनती जा रही हैं। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, देखिए हिंदुओं ने जब तक सहन किया है तभी तक सहन किया है। जहां एक बार उसके ऊपर पड़ती है तो वो पराक्रम करके दिखाता भी है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, ऐसी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जिसको हम अपनी सरकार कहते हैं, जिसको हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई सेकुलर सरकार है, वो तथाकथित सेकुलर सरकार एक जो है एक मत पंथ संप्रदाय के पक्ष में जब बोलती है तो निश्चित रूप से दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं अपने आप को उद्विग्न महसूस करता है। सूरज जी, आपको बता दूं, इसको कैसे सेकुलर सरकार कहेंगे? जो सरकार कहती है कि दुर्गा पूजा, जो कि लाखों सालों की परंपरा है, जी। बंगाल जिसका सबसे बड़ा परिचय है, बंगाल का परिचय दुर्गा पूजा से है, वो सरकार कहती है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के डेट्स को आगे पीछे करो क्योंकि ताजिया आ गया है। उसको कैसे सेकुलर कहेंगे? ठीक बात है। देखिए, हमने पिछले वर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिला था, विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन। दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ हो कभी भी कि कोई बहुसंख्यक समुदाय का एक डेलीगेशन अल्पसंख्यक समुदाय से जाकर के और उसको सुरक्षा की गुहार लगाए और ये कहे कि भाई देखिए, आपके अल्पसंख्यक समुदाय तथाकथित मैं उसको अल्पसंख्यक समुदाय नहीं मानता, जो देश की दूसरी बड़ी आबादी है, उसको इन राजनीतिक हथकंडों के कारण उनको अल्पसंख्यक नाम दे दिया और उसके लिए एक अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। उस अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन सूरज जी क्या कहता है, आप समझिए बात को। हमारा 5 लोगों का एक हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन वहाँ मिला था और उसने जब हमने ये सारे तथ्य और आंकड़े दिए कि साहब किस तरह से एक माइनॉरिटी कमीशन के अंतर्गत रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जो मुस्लिम अतिवाद है और उसके कारण जो आपका बहुसंख्यक समुदाय है वो प्रताड़ित और पीड़ित महसूस कर रहा है, इसको रोकिए। बिल्कुल। तो अल्पसंख्यक जो आयोग का जो चेयरमैन है वो कहता है भाई साहब हमारे पास तो कोई पावर नहीं है इसकी, हम इसको रोक नहीं सकते। मैंने कहा भाई नहीं रोकोगे तो फिर आप फिर मत कहना कभी बहुसंख्यक समुदाय को क्यों हथियार उठा लिया उसने। आखिरकार मेरी पीड़ा की भी तो कोई सीमा होती है ना, मैं कोई चीज़ को एक लिमिट तक ही सहन कर सकता हूँ, हमेशा तो आप अत्याचार मेरे ऊपर नहीं कर सकते ना। बोला नहीं, जब होगा तब हम देखेंगे उसको, जब हम देखेंगे वो आपका बहुसंख्यक समुदाय देखेगा, बहुसंख्यक आयोग बनाइए। कमाल की बात है जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो बिल्कुल ये आयोगों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ वास्तविक आयोग के बजाय आवेग लाना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसके बगैर संभावना नहीं दिखती। सुब्रत जी कुछ कहना चाहते हैं। सुब्रत जी, हम बोल रहे हैं बंगाल का स्थिति ऐसा है, बांग्लादेश में बांग्लादेश जब बना था, पाकिस्तान जब शुरू हुआ था, तब जोगेन मंडल बोल के एक लीडर थे यहाँ। वो सोचते थे
जो अलग जाके मुसलमान के साथ जाके वो खुश रहेंगे। वही स्थिति अभी बंगाल का जो राजनीतिक अभी प्रशासन में है, वो लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन हिंदुओं को जो अभी यहाँ अत्याचार हो रहा है उससे हिंदू अभी काफी नाखुश है। अभी हिंदू सोच रहे हैं जब बंगाल में अब कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू पार्टी को लाया जाए। अब हम लोग जब जाते हैं मोहल्ला मोहल्ला में आदमी ये बोल रहा है, जो अभी जो स्थिति पैदा कर दिया अभी जो प्रशासन है यहाँ, ये विसर्जन के लिए बोलिए, ये उसके पहले हाजी नगर एक जगह है कल्याणी में, रात भर महिला ने वहां एक पोखर में जाके छिपा हुआ था मुसलमान का अत्याचार से बचने के लिए। सोचिए, ये पश्चिम बंगाल का ये हाल है। रात भर बिल्कुल, हम इसको और भी आगे दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने बंगाल का मुद्दा लेकर आए कि आखिर बंगाल जो बांग्लादेश बन रहा है उसको कैसे रोके। हम पहले भी विभाजन देख चुके हैं, अब हम और कितने विभाजन देखेंगे और हमारी ये अनदेखी कहीं देश के लिए घातक न साबित हो जाए, और इसलिए वो चीजें भी हमको बोलना जरूरी है जो शायद टीवी के स्क्रीन पर नहीं बोली जाती। हम आपको कुछ और घटनाओं का ब्यौरा दिखाते हैं, देखिए। ममता राज में हिंसा कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर 2016 में मुहर्रम और दशहरे पर कई जिलों में हिंसा हुई। अक्टूबर 2016 में हाजीनगर, उत्तरी 24 परगना, चंचल और मालदा में हिंसा भड़की। चांदनगर और हुगली में सांप्रदायिक दंगा हुआ। खड़गपुर और पश्चिमी मिदनासपुर में हिंसा भड़की। तो वहीं बीरभूम के ग्रामीण इलाकों में हिंसा हुई। हावड़ा, आसनसोल और वर्धमान में हिंसा के बाद दंगाइयों ने कई हिंदुओं के घर जला दिए। बीरभूम के इल्लम बाजार में पुलिस से एक समुदाय की झड़प में एक की मौत हुई। बीरभूम के इल्लम बाजार में फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़की थी हिंसा। मालदा के कालियाचक में मुस्लिम जुलूस के दौरान हिंसा हुई जिसमें कई घरों को जलाया गया। 2014 में कुछ मौतों के बाद हिंसा भड़की। 2013 के कालियाचक में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। 2011 में 15 सांप्रदायिक घटनाएं हुई जिनमें करीब 20 लोगों की मौत हुई। 2012 में 25 घटनाएं और 28 लोगों की मौत हुई। तो 2013 में 24 घटनाओं में 18 लोगों की मौत हुई। 2014 में 16 घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 2015 में 27 सांप्रदायिक घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई। 2016 में मई तक 10 सांप्रदायिक घटनाएं हुई जिनमें 7 लोगों की मौत हुई। ये सभी आंकड़े ममता बनर्जी के शासनकाल के हैं। ऐसे में बंगाल लगातार हिंसा का गढ़ बन गया है। हमारे साथ जो संतोष जी जुड़े उनके साथ कुछ और भी लोग वहां पर है। संतोष जी, क्या आपके साथ जो अन्य लोग हैं उनसे बात हो सकती है? हाँ, मैं संजय जी को जोड़ना चाह रहा हूँ जो स्थानीय नागरिक हैं। हाँ, और वो कुछ और घटनाओं पे प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल। और एक बात बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ सुरेश जी, ये डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आपने सुना था ना? 16 अगस्त बिल्कुल बिल्कुल। 1940 को जो मैं उस डे पर पिछले 2 साल पहले यहाँ पे हर इनके जितने भी धार्मिक जो है कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद एक डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा है, वो डेली हो रहा है। 2 साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे के निमित्त वहां पर आयोजित कार्यक्रम में मैं आया भी था। हाँ जी जी जी। और ये ऐसे ही हो रहा है। अब ये चीज आपको मैं बता दूं ना कि ये इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि ये जो है जयचंद से शुरू हुआ था
और आज न जाने मीर कितने जाफर का भी जेल नाम में जो लीजिए, है बदमा बंद जो है। बेईमानों में और घर के भेदी में मीर जाफर का भी नाम लेते जाइए। मैं संजय जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये कुछ मुद्दों पे अपनी राय देंगे। नमस्कार। हाँ संजय जी। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए बोलिए। संजय बोल रहा हूँ। हाँ अभी एक घटना जो 13 तारीख को आपके बर्धमान के डिस्ट्रिक्ट में मिदुल नबी के मौके पर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के कठुआ में भी हुआ था, समझ गए। इसके बारे में पता नहीं चला लोगों को। ऐसी छिटपुट घटनाएं हो पता रही पता हैं। कैसे चलेगा, मीडिया तो रिपोर्ट करता नहीं। हाँ, ये मल्लपुर एक जगह है, उसी जगह हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि स्थिति ये है कि एक हमारे परिचित से बातचीत हो रही थी, मुस्लिम ही है। देखिए, जो स्थानीय मुस्लिम है वो दंगा लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन है क्या, स्थितियां ऐसी हो गई है। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति हो गई है अभी कि जो बंगाल के 92% मस्जिद हैं, जो पहले जो है सूफियों के मस्जिद थे, उन मस्जिदों पे पैसे के बल पे और उसके बल पे वाहियों ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, ये सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है। खोज की विषय है, समझ गए। बिल्कुल। और ये जो है, इसके चलते स्थिति ऐसी हो गई है कि वह केवल वाहवी और सल्फी जो है वो कट्टरता फैलाते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक चीज अब मैं आपको बता दूं कि केरल में जो इस्लाम था वो मोहम्मद साहब के समय का मक्का का 2 इस्लाम रहे हैं, एक मक्का वाला एक मदीना वाला। मक्का वाला इस्लाम शांति काल का इस्लाम था जो शांति काल में स्थापित हुआ, और मदीना के इस्लाम में जो मदीना के समय मोहम्मद साहब ने युद्ध किया था, पैगंबर साहब ने, वो जो है युद्ध वाला इस्लाम था। लेकिन जो केरल की संस्कृति थी, केरल की भी संस्कृति अभी खराब हो गई वाहवियों सल्फियों के चलते। क्योंकि अभी जो डॉक्टर, वहाँ इंजीनियर, अकाउंटेंट, गर्भवती महिलाएं आईएएस में जाने की तैयारी में पकड़ी गई 13 जो है। जाकिर नाइक का वहाँ बड़ा नेटवर्क भी है। जाकिर नाइक का वहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है। जाकिर नाइक तो यह कांग्रेस पोषित था, समझ गए। जाकिर नाइक कोई ऐसा आदमी नहीं था, यह तो कांग्रेस पोषित था। तो लेकिन स्थितियां ये है कि सेक्युलरिज्म, जिसको अंग्रेजों ने अपने राज्य व्यवस्था के लिए सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया, वह सेक्युलरिज्म आज भारत के लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा बन चुका है। और मैं एक चीज बतला दूं, जो स्थानीय मुसलमान हैं वो भाईचारे के साथ रहते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी तत्व आ रहे हैं जिनकी पहचान नहीं है, वह दंगा करा रहे हैं। यह प्रशासन को देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन स्थानीय लोग उनको सहारा दे रहे, स्थानीय लोग उसको स्लीपर सेल की मदद कर रहे, ये तो सच है। हमारे साथ सुब्रोत जी है। सुब्रोत जी, इन्होंने जो बात कही, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आपने अखंड भारत दिवस पे कलकत्ता का कलाकुंज में आए थे, हम लोग एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद आपको सूचना दे रहे हैं, वो लोग जब घर गए, हाँ, बारासात जिला से कुछ आए थे, तो टीएमसी के कुछ लीडर उनको बताया, जो आप जो गए थे वहां हिंदुत्ववादी प्रोग्राम था, बंगाल में रहने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चलेगा। बिल्कुल, मुझे याद है कि वो जो कार्यक्रम के लिए हॉल बुक किया था, जिसमें गवर्नर गेस्ट थे, वो हिंदू संगठन के नाम से बुक नहीं हो सकता था, इतना डर है। आप आए थे और आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूं, जो फर्स्ट टाइम बंगाल को इतना जो हिंसा है हिंदुओं का ऊपर, इसको लेके भारतवर्ष में कोई चैनल आज बात कर रहे हैं। बंगाल का जो चैनल है सब बिका हुआ है, यहाँ एबीपी आनंद है, यहाँ 24 घंटा है, जितना भी चैनल है सब पॉलिटिकली और वो जो अरब कंट्री से जो पैसा आ रहा है इसलिए बिका हुआ है। एक भी हिंदू अत्याचार का कहानी ये लोग नहीं दिखाते हैं। आपको याद होगा, ममता जब पावर में आई थी, एक रिजानूर को लेकर के पूरा बंगाल में घुमा और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को रोज, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हिंदुओं का अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कोई बिल्कुल, अभी आपने कहा था कि सुदर्शन आवाज उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 2010-2012 में भी इसी विषय पर आवाज उठाया था,
देखिए उसमें से कुछ अंश। 100 ट्रक, 10,000 से ज्यादा दंगाई, हाथों में तलवार और बम, और जला डाले 6 गांव के 200 घर। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दंगे की आग भड़क उठी है और इस दंगे में हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नालीखली गांव में एक धार्मिक नेता की गुंडों द्वारा हत्या के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। नेता की मौत से गुस्साई भीड़ ने 200 घरों को आग के हवाले कर दिया। कथित तौर पर 60 साल के एक धार्मिक नेता जामतला गांव में किसी समारोह में गए हुए थे। सोमवार की रात जब वो मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे तभी गुंडों के एक दल ने उन पर गोली चला दी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और हवा में यह बात तैरने लगी कि धार्मिक नेता की हत्या नालीखली गांव के किसी शख्स ने ही कर दी है। इसके बाद लोग घटनास्थल पर जमा होने लगे। शुरू में तो पुलिस ने इस समस्या को हल्के में लिया और लोगों को हटाने के लिए एक जूनियर ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को भेजा, मगर देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और दंगे पर उतारू हो गई। दंगाइयों ने सड़क को जाम कर दिया और रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया। हमलावरों ने कई गांवों में लूट खसोट भी मचाई, मगर यहां सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बनी देखती रही। हमलावरों का एक गुट कोलकाता से ट्रक में चढ़कर आया था। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। दंगे का दंश झेल रहा यह नालीखली गांव केनिंग सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा जिले के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। जब हमलावरों ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया तब पुलिस वहां खड़े होकर मुंह ताक रही थी। हमला कितना कायरतापूर्ण था ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था क्योंकि इन दंगाइयों के हाथों में बम, तलवार और धारदार हथियारें भी थीं। दंगाइयों ने पेट्रोल छिड़ककर हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया। जिन लोगों ने इनका विरोध किया उनकी हमलावरों ने जमकर पिटाई की। हमलावर 3 घंटे तक लोगों के घरों को जलाते रहे और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों सोई रही? इतनी बड़ी संख्या में दंगाई यहाँ कैसे इकट्ठे हुए? ये आखिर ममता और ममता की पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक दंगाइयों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनवाने का ऐलान किया था। दंगाइयों द्वारा हिंदू दुकानदारों की दुकानें भी जलाकर राख कर दी गई। यही कारण है कि यहाँ से हिंदू जान बचाने के लिए दुकानें छोड़कर भाग गए। दुकानें बच गई हैं, उन्हें लेने के बाद जलाकर खाक कर दिया गया। इसके बाद से आसपास के गांवों के हिंदू भी बेहद खौफजदा हैं। प्रियोर मोर गांव की स्थिति मुस्लिमों के भयानक आतंकों की पृष्ठभूमि में शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने दंगाइयों के हिंसक विनाश लीला को रोकने के लिए पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए? तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हिंदुओं के महाविनाश करने पर उतारू है? क्या बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाया जा रहा है? विनोद जी, ये किसी खूंखार फिल्म के सीन जैसा है और ये 2012 का है। मैं आपको 2008 का भी वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें हमने आवाज उठाई थी और तब असम और बंगाल एक साथ चल रहा था। आखिर इसमें कमी क्यों नहीं आ रही? देखिए सुरेश जी, मैं अभी आपके ब्रेक के दौरान एक कुछ ट्वीट जो आए थे इसी दौरान मैं वो पढ़ रहा था। बड़ा गंभीर बात उन्होंने कही है। हमदर्द बनी पिशाचों की ये तुगलकी जिहादी माया महामाया, बंगाल समूचा तड़प रहा है, ये बढ़ा रही है जिहादियों का साया। इमाम को सरकारी भत्ता, पुजारी को कुछ नहीं। ये कुछ ट्वीट हैं जो मैंने सेलेक्टिव अभी चुने थे, जहां विपक्ष के प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ एक बयान जारी करके, फतवा जारी करके पत्थरों से मारने का हुक्म हो, वहां जनता कैसे रहेगी? एक अखलाक मरा, लोग लखपति की जगह करोड़पति हो गए। बंगाल में हिंदुओं को बड़े पैमाने पर मारा जा रहा है। जिस बंगाल की लोक संस्कृति ऊंचाई पर थी उस बंगाल को ममता दीदी ने हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए छोड़ दिया है। और आप देखिए इसमें ये एक बात कही, जिस तरह से वो हिंदू धर्मों के विरुद्ध जाकर के सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, सावधान ममता दीदी, हर रात की सुबह होती है। आप देखिए लोगों ने कहा है कि अब जो स्थितियां वहाँ बन रही हैं उनमें कह रहे हैं कि 67% हिंदू है और वहाँ पर जो है वो उसमें जयचंदी हिंदू बहुत ज़्यादा उसमें पैदा हो गए। स्थिति अब ये लग रही है कि कहीं ना कहीं बंगाल की स्थिति, जो आज हिंदुत्व के लिए बड़ा ज़बरदस्त गढ़ माना जाता था,
कभी बंगाल के लिए, बंगाल में कितने सारे आंदोलन हुए, कितने सारे बुद्धिजीवी बंगाल में दिए क्रांतिकारी हुए, और कितने नेताजी सुभाष बाबू जैसे व्यक्ति हुए, बड़े जबरदस्त विवेकानंद हुए। बिल्कुल, मैं कहता हूं अंग्रेजों को रोकने वाला अगर कहीं लहर शुरू हुई थी तो बंगाल से शुरू हुई थी। लेकिन संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज वही बंगाल जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, बल्कि ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से वहां से धीरे धीरे करके हिंदुओं का पलायन हुआ, वही पलायन का खतरनाक कैसे है मैं आपको समझाता हूं जी। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ नहीं हो रही थी उतने पैमाने पर, जिसको सिविल घुसपैठ हम कहे या नागरिकों की घुसपैठ कहे, कि वहां से कोई आके यहाँ पर रेशन कार्ड बना के बैठ गया। ये उतने पैमाने पे नहीं हुआ जितना बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी आकर उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ली, नागरिकता ली। यहाँ के लालची राजनेताओं ने वोट के लिए उनके राशन कार्ड बनवाए, उनको भारत का नागरिक बनाया, और ये जो 10-15 साल के बाद उसका आतंक इतना बढ़ गया कि अब कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी। उन्होंने भी ये जो छूट जिसने दी थी, जिस सरकार ने भी दी थी, उसको भी ये परिकल्पना नहीं होगी कि इसके ये भयावह परिणाम होंगे। उन्होंने भी तात्कालिक क्षण के जो परिणाम देखेगा, भी चलो हमें वोट मिल जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। ये नहीं पता था वो सरकार आपकी रहने वाली नहीं है कभी किसी हालत में। देखिए ये किसी के नहीं हुए, और इसलिए उनके घर के महिलाओं के ही सबसे ज्यादा अत्याचारों के किस्से सुनाई देते हैं। हमारे साथ संजय जी है। संजय जी, ग्राउंड जीरो पर आप लोग रहते हैं, बात करते हैं लोगों से, जैसे अभी आप बता रहे थे। ग्राउंड पर क्या हिंदुओं में भी दो प्रकार के लोग हो गए कि बचने के लिए कुछ इनके साथ जैचे बन जाए और कुछ संघर्ष करें, और तीसरा ग्रुप हो गया कि ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो बंगाल छोड़ के भाग जाए? स्थिति तो देखिए इसी प्रकार की बनी हुई है कि अगर मान लीजिए आप इनके साथ तालमेल मिला के नहीं चलते तो किसी समय भी आपको बंगाल से खदेड़ा जा सकता है या आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। सबसे बड़ी स्थिति ये है, देखिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी एक संस्था है, आईबी है। वह अगर मान लीजिए राज्य सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आईबी से तो अपना सर्वेक्षण करा सकती है कि बंगाल की मस्जिदों में कैसे कैसे लोग और कहां से आए हैं और कौन कौन से लोग बाहर से आ रहे हैं, जो वहां पे कल्चर और ये सब कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन लोग शरीक हो रहे हैं उसमें। ये सारे चीज अगर ये डिटेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी जो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो इस कार्य को कर सकती है अपने आईबी के माध्यम से। बिल्कुल सुब्रत जी, भाजपा इस पे क्यों, भारत सरकार क्यों ज्यादा एक्टिव नहीं हो रही है? देखिए हम लोगों को जो मानना है, पहले मोदी जी ने सोचा होंगे जब ममता जी केंद्र में उनको राज्यसभा में जैसा कम है मदद करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। जैसे कोई कह रहे थे कश्मीर अलग हो ना हो, बंगाल को अलग करने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का साजिश रचा हुआ है। इस समय केंद्र को भी चुपचाप बैठना एकदम ठीक नहीं है। आज अगर हम सबका साथ सबका विकास होना चाहिए तो बंगाल का विकास नहीं होगा तो भारत का कैसे विकास होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो अगर यहाँ कोई संप्रदाय का ऊपर अत्याचार हो रहा है तो 356 उनका हक में है, क्यों नहीं लागू होगा? आज बंगाल में आपको टीचर कहीं अच्छा है, लेकिन उसके बाद क्या? आपने राज्य सरकार बर्खास्त कर दी, दोबारा चुनाव होना है, राजनीतिक समीकरण तो वही है ना। तो यही हम बोल रहे हैं, जो केंद्रों के पास जो पावर है, अगर केंद्रों इसको लागू नहीं करते बंगाल में तो यहाँ का जो आदमी है, यहाँ जो अत्याचार हो रहा है, ये थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इसको। क्यों? अभी बंगाल में ये 200 साल का अंग्रेज शासन में ये थोड़ा सा दूसरा का कुछ आदमी घुस गए हैं। नहीं तो आप सोचिए, जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को पाकिस्तान से छीन के आया था, ऐसा आदमी अभी मेरे ख्याल से पैदा नहीं हो रहा। बहुत आदमी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी ज्यादा अंधेरे का बाद ही सुबह होता है। बंगाल में अभी ज्यादा अंधेरा हो गया है, बंगाल में सुबह होना है, ये आप सोच लीजिए। बिल्कुल, अंधेरा ज्यादा ही घना है और ज्यादा लंबा चल रहा है, ये चिंता का विषय। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद मुखर्जी जी जुड़े हैं, बोलिए। नमस्कार। हाँ, पश्चिम बंगाल का आज का जो स्थिति है और 1947 के बाद जब आजादी मिली थी तब के आज की स्थिति का अगर मूल्यांकन करें तो उस समय में पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबादी थे वो 12% थे। आज वो 12% से बढ़ के पूरा पश्चिम बंगाल में 30% हो गया और कुछ जिला में तो
63% तक हो गया है। और उसके नतीजा में आप देख रहे हैं कालियाचक, इनाम बाजार, मयूरेश्वर, धूलागढ़, लक्ष्मीकांतपुर, धोलाखाना, 24 परगना में अभी आज थोड़े दिन पहले ही खड़गपुर में कालियाचक में ये जो घटना घट रहे हैं इस्लामीकरण के लिए, और पुलिस एकदम सरकार के इशारे से चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, हमारे साथ और भी कॉलर है उनके पास भी चलेंगे, हमारे साथ 3 विशेष अतिथि भी जुड़े हैं उनके पास भी चलेंगे। साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पे ग्राफिक भी दिखा रहे हैं और साथ में हम आपको सोशल मीडिया पर बर्निंग बंगाल ये हैशटैग के साथ भी अपने ट्वीट को करने के लिए आह्वान करें। बहुत से लोगों ने बर्निंग बंगाल को हैशटैग करके कई पोस्ट को किया है, अब इसको सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं। दादा के पास दोबारा चलते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, जिस प्रकार की स्थिति शहरों में है, ग्रामीण में क्या स्थिति है? क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूं, तो गांव का स्थिति मैं ऐसा बोल रहा हूं कि गांव में मैं मिदनापुर जिला से, पश्चिम मिदनापुर जिला में रहता हूं। वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन, जब बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर था, आज मिदनापुर के शहर के आसपास के जो 25 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें मुस्लिम प्रतिशत 40% से ऊपर हो गया है। और इसके 2 कारण हैं कि बांग्लादेश से आए हुए जितने मुसलमान हैं उनको वहां बसाया जा रहा है, और क्योंकि पश्चिम बंगाल शुरू से ही आजादी की लड़ाई में से जैसे उन्होंने भाग लिया है, तो पश्चिम बंगाल में मिदनापुर को एकदम नीचे लाने के लिए ये एक प्रयास हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी दंगाई का जो आलम है वो टीएमसी अपने सुविधा के लिए उसको भोग रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं तीनों अतिथियों के पास चलता हूं, क्या उपाय हो सकते हैं? एक एक अतिथि। संजय जी, उपाय क्या देखते हैं आप? उपाय देखिए, सबसे बढ़िया उपाय अगर हमारे समझ से ये है कि जो सोर्सेज हैं आतंकवाद के, दंगा के, उन सोर्सों पे हिट किया जाए। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने हिट कर दिया है काले धन के ऊपर। दूसरा सोर्सेज ये है कि हर लोगों के, हर मस्जिदों में जो लोग हैं, मुफ्ती हैं, उनका पूरा डाटाबेस तैयार कर लिया जाए। आप कहाँ से आए हैं और कौन है, और आप अपने स्पीच में क्या क्या बोलते हैं, समझ गए। और तीसरा सोर्सेज ये है कि जितने मदरसे हैं, तबलीगी मदरसे जो है, उनमें जो शिक्षक हैं और वो जो पढ़ाने वाले लोग हैं बाहर से आए हुए, ये देखिए राजनाथ सिंह ने भी इसको संसद में कहा था कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं। और तमाम देशों में, दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में ऐसा नियम भी है। ऐसा नियम भी है। 3 अगर एक सोर्स पे तो मोदी जी ने अटैक कर दिया है, 2 सोर्सेज हैं। अगर इन पे वो कर लिया जाए, काबू कर लिया जाए, तो आप देखिएगा जो रिजल्ट सामने आएगा वो आपको बहुत ही भयानक लगेगा कि ये अभी तक ऐसा कैसे हो रहा था। और जो अंतिम चीज है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको जो नागरिकता दी जा रही है, वो कब से यहाँ पे हैं, कितने समय से हैं, उनके बाप दादा कब से हैं। ये चौथा जो अगर कारण पे चोट किया जाएगा तो बंगाल की सारी समस्या आपकी जड़मूल से खत्म हो जाएगी। सुब्रत जी, उपाय? देखिए, मैं तो समझता हूं ये जो मामला है ये प्योरली पॉलिटिकल मामला है। क्यों? हिंदू वोट जब तक एक इकट्ठा नहीं होगा, हिंदू वोट देके जो हिंदू विरोधी शक्ति है उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा बंगाल से, तब तक बंगाल में मुश्किल खराब एक एक करके हो जाएंगे। इसलिए अभी हम लोग जो सोच रहे हैं, बंगाल को, हिंदू समाज को एक जगह ले आना और उसको समझना चाहिए कि उसका वोट का भी वैल्यू है। आज दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सोच रहे हैं, जैसा टीएमसी, सबको मालूम है ये मुसलमानों का वोट से ये जीता है। मुसलमान अगर इकट्ठा हो सकते हैं, क्यों नहीं हिंदू? जब आज आपको मालूम है
बिल्कुल, हम बता रहे लेकिन थे क्या केवल राजनीतिक ही उपाय है और भी उपाय सोचने चाहिए? विनोद जी। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा नहीं, सुरेश जी। उपाय तो विनोद बहुत जी। कुछ है, देखिए उपाय बहुत कुछ है। सूरज जी, उपाय सूरज जी, वास्तव में देखिए, एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ जो लगाने का काम केंद्र सरकार ने शुरू किया है उसको तुरंत गति से करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो रजिस्टर है, जो हमारा जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीका से मॉनिटर करना पड़ेगा। तीसरा ये कि जो मदरसे और मस्जिद हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगा करके और वास्तव में उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि क्या किस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर चलती हैं। चौथी बात ये कि जो ये दंगों की आड़ में जिस तरह से जो क्राइम जो चल रहा है वो हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर जो नशीले पदार्थों की तस्करी और उसको लेकर के जो बढ़ावा हो रहा है और इस दंगे की आड़ में लोग पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को फूंक रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो चुनाव के पहले जानबूझ के फूकते हैं। हाँ, जानबूझ के फूंकते हैं, जिसे हथियार लूटें और उसको चुनाव में इस्तेमाल करें। तो इन सब चीजों को उन्हें खराब रिकॉर्ड जल जाए, हाँ, खराब रिकॉर्ड जल भी जाए, हथियार भी हाथ में लग जाएं। देखिए, इस समय अभी मल्टी डायरेक्शनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। जहां हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पुख्ता हमें सबूत जुटाने चाहिए और एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लेना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में जानकारी अपडेट रखनी चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से इस तरह की घटनाएं रहती हैं, कौन कौन लोग उसको पालता है। इन सब चीज़ों को, ऐसे अतिवादियों पर अंकुश लगना चाहिए और इसको तुरंत गति से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना स्टेट का काम है, लेकिन सेंटर भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि जहां राष्ट्रद्रोही गतिविधियां होती हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन इससे बड़ा गंभीर मुद्दा और भी बड़ा ये है कि जहां राष्ट्रद्रोही गतिविधियां बड़े पैमाने पर इसी आड़ में चल रही हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कई उपाय कई लोगों को तीखे टेढ़े और कठोर लग सकते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है तो किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। मैं सारे अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, आज के कार्यक्रम में आए। मैं दर्शकों को अपील करना चाहता हूं, मित्रों, यह केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, और बंगाल के लोग ध्यान दें, एक राज्य में किसी एक गांव और कुछ गांव का यह मुद्दा नहीं है जहां पर यह उपद्रव हो रहा है। यह पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। कश्मीर पर हम समय पर नहीं जागे तो आज क्या भुगत रहे, हमारे सामने पूरा इतिहास है। केरला हम क्या भुगत रहे, हमारे सामने इतिहास है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े योजनाबद्ध तरीके से जो चीजें हो रही है उस पर जागने, और ये समस्या बंगाल की नहीं, मेरी भाई की होने की यह भावना जब तक नहीं होगी तब तक हम इस भावना से जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक इसका कोई उपाय भी नहीं कर सकते। और इसलिए आज के कार्यक्रम से अगर कोई संकल्प लेना है तो पूरे हिंदुस्तान ने संकल्प लेना है कि यह मुद्दा बंगाल का नहीं, यह मेरा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।